गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ग्लांस एकेडमी पर। अब हम आज की इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे प्लेटो के फासीवादी विचार से संबंधित प्रश्न। आपके जो यूपीएससी मेंस ऑप्शनल पेपर है पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन या पीएसआईआर या स्टेट पीसीएस में जैसे बिहार पीसीएस, यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस के जो एग्ज़ाम्स होते हैं राजस्थान पीसीएस में, तो इसमें आप लोग जो ऑप्शनल पेपर पॉलिटिकल साइंस को चूज़ करते हैं तो उसमें प्लेटो के संबंधित जो प्रश्न आते हैं उसमें हमने शिक्षा के संबंधित प्रश्न को डिस्कस किया, न्याय से संबंधित प्रश्न को डिस्कस कर लिया, साम्यवाद से संबंधित डिस्कस किया है और रिपब्लिक पुस्तक से भी रिलेटेड हमने डिस्कस किया है। अब हम डिस्कशन करेंगे फासीवादी विचार पर कि किस तरीके से प्लेटो के फासीवादी विचार पर जो प्रश्न आते हैं उसकी आपकी आंसर फॉर्मेटिंग क्या होगी, इंट्रो कैसे लिखेंगे, मेन बॉडी कैसे होगी, कंक्लूजन क्या होगा, इन सारी चीज़ों पे। और आप अगर पुराने पेपरों का एनालिसिस करेंगे तो यूपीएससी स्टेट पीसीएस में लगातार प्लेटो के फासीवादी विचारों पर एक प्रश्न पूछा गया है। तो आइए हम शुरू करते हैं जो है कि अपनी आज की इस वीडियो की क्लास जो है प्लेटो के फासीवादी विचार पर। और जिन दोस्तों ने अभी तक प्लेटो के शिक्षा, न्याय और साथ ही साथ जो है कि द रिपब्लिक, इस ऑफ साम्यवाद, अगर इस टॉपिक से रिलेटेड और आंसर फॉर्मेटिंग की अगर वीडियो नहीं देखी है तो हमारी प्लेलिस्ट में जाइए वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर, वहाँ आप इसे चेकआउट करिए और देखिए कि किस तरीके से आंसर फॉर्मेटिंग की जाती है, इंट्रोडक्शन कैसे लिखते हैं, मेन बॉडी कैसे लिखते हैं, साथ ही साथ कंक्लूजन कैसे लिखना है आपको, जिससे अच्छे मार्क्स आपको मिल सकें। तो हम शुरू करते हैं अपने फासीवादी विचारक। फासीवाद का मतलब क्या होता है? अगर हम आज के समय की बात करें, जो फासीवादी विचारक हमने जैसे इटली और जर्मनी में देखे थे, जो है कि मतलब एक तरीके से मानव के सभी अधिकारों पे या मानव की स्वतंत्रता, व्यक्तिगत अधिकार पे सभी तरीके से जो है कि जकड़बंदी करना, यानी कि प्रतिबंध लगाना होता है। लेकिन प्लेटो के फासीवादी विचारक क्या थे और वर्तमान आधुनिक फासीवादी विचारों से जो है कि हम तुलना करेंगे तो हम अध्ययन करेंगे। तो अगर हम इंट्रो लिखते हैं तो कोई भी मतलब इंट्रोडक्शन अगर लिखे तो 3 से 4 फैक्ट का जो है कि उसमें समावेश होना चाहिए और 3 से 4 लाइनों का होना चाहिए, उससे ज़्यादा बड़ा नहीं। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने काफ़ी बड़ा इंट्रो लिखा है, लेकिन इसमें से आप कुछ मुख्य बातों को निकाल के अपने पेपर में इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं। देखिए, पहले तो हम एक थिंकर को इंक्लूड कर रहे हैं क्योंकि कॉल पापर जो है इसने प्लेटो के समाज परिवर्तन का तरीका बताया कि कल्पना लोकीय, मतलब कल्पना के माध्यम से बदल रहे हैं, आमूलचूल परिवर्तन का प्रयास किया गया। जबकि कॉल पापर कहते हैं कि समाज में जो परिवर्तन होता है भाई वो क्रमिक होता है, यानी कि जिसको हम सोशल इंजीनियरिंग कहते हैं, अर्थात पीस मील चेंज होता है। जो भी समाज में परिवर्तन होता है वो धीरे धीरे होता है, न कि एकदम से। क्योंकि कॉल पापर को ऐसा लगता है कि प्लेटो ने कहीं ना कहीं शिक्षा के माध्यम से 3 वर्गों का निर्माण किया, जिसमें दर्शन किस अध्ययन करने वाले दार्शनिक, राजा, सैनिक और उत्पादक वर्ग होंगे, जो समाज में न्याय की स्थापना करेंगे, अपने अपने कार्यों में बिजी रहेंगे, हस्तक्षेप नहीं करेंगे, ये सारे तरीके किए। और साथ ही साथ उसने व्यक्ति की अपने अधिकार, स्वतंत्रता, समानता, न्याय पे कोई बल ही नहीं दिया, मतलब इस पर कोई फोकस नहीं किया, ऐसा कॉल पापर मानते हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा कि समाज में जब भी परिवर्तन होता है धीरे धीरे होता है, एकदम से नहीं हो सकता। पॉपर ने इसीलिए इसको मुक्त समाज का शत्रु कहा है। क्या कहा है? ये इंपॉर्टेंट लाइन है। ये आपके यूजीसी नेट जेआरएफ में जो एग्जाम्स होते हैं उसमें जो कॉन्सेप्चुअल प्रश्न आते हैं ऑब्जेक्टिव लेवल पर, उसमें ये पूछा जाता है। तो पूछता है मुक्त समाज का शत्रु किसे कहा गया है और किसने इस स्टेटमेंट का यूज किया है? तो सामान्यतः कार्ल मार्क्स को, अरस्तु को, प्लेटो को ये कॉल पापर के द्वारा ये टाइटल दिया गया है। मुक्त समाज का मतलब होता है ओपन सोसाइटी, मतलब जहाँ पे व्यक्तियों पे ज़्यादा बल दिया गया हो, व्यक्तियों की आवश्यकता पर, व्यक्ति के लिए कल्याणकारी राज्य, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, अधिकार, इन सभी की बात की जा रही हो, लोकतंत्र की बात की जा रही हो, जहाँ व्यक्ति को प्रमुख रूप से विकास के केंद्र में रखा गया हो, न कि समाज या राज्य को। तो ऐसे लोगों के लिए जो है कि कहा जाता है मुक्त समाज। लेकिन जो इनका एक तरीके से प्रतिबंध करते हैं, यानी व्यक्तियों को उपेक्षा करते हैं, व्यक्तियों के अधिकार, स्वतंत्रता, न्याय, समानता की उपेक्षा करके समाज और राज्य पे ज़्यादा बल देते हैं, जैसे इटली और जर्मनी में मुसोलिनी और हिटलर ने किया, या प्लेटो ने जो है कि अपने विचारों में दिया। तो इसीलिए कॉल पापर ने इसे क्या कहा कि मुक्त समाज का शत्रु कहा है, क्योंकि कर्तव्य एवं अनुशासन पर बल तो ज़्यादा दिया है प्लेटो ने, लेकिन अधिकार और स्वतंत्रता की उपेक्षा की है। और कोई भी व्यक्ति अपने कर्तव्यों से ज़्यादा अपने अधिकारों के लिए जो है कि ज़्यादा चिंतित रहता है, अपनी स्वतंत्रताओं के लिए ज़्यादा चिंतित रहता है। इसीलिए आज भारतीय संविधान में भी अगर हम देखते हैं, जैसे ही फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो हम तुरंत कोर्ट की शरण में जाते हैं। आर्टिकल 32 या आर्टिकल 226 का प्रयोग करके हम हाई कोर्ट में जाते हैं कि हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है। तो मतलब क्या है कि आज हम अपने कर्तव्यों की बात ही नहीं करते हैं, जो कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात भी की जाती है, लेकिन हम अधिकार और स्वतंत्रता की बात करते हैं।
और फांसीवादी विचारधारा का इसीलिए अग्रदूत भी कहा गया है प्लेटो को, जो हिटलर और मुसोलिनी को प्रेरणा देता है कि राज्य सबसे महत्वपूर्ण होता है, समुदाय सबसे महत्वपूर्ण होता है, राज्य को शक्तिशाली बनाना ही सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, बाकी व्यक्तियों के अधिकार, स्वतंत्रता, समानता, इन पे कोई बल नहीं दिया गया। और शायद इसीलिए प्लेटो ने कर्तव्य और अनुशासन के साथ राजतंत्रीय एवं अधिनायकवादी शासन प्रणाली पर बल दिया है। ध्यान दीजिएगा, राजतंत्री, क्योंकि ये प्लेटो जो है कि लोकतंत्र को एक तरीके से मूर्खों का शासन कहता है, यानी इसका खंडन करता है। और मैक्सी जो एक विचारक हैं, इन्होंने प्लेटो को कहा कि ये पहला फांसीवादी विचारक है, यानी कि सबसे पहले फांसीवादी विचार प्लेटो ने दिए हैं। तो ये दो तीन जो है कि आपको देखने को मिलेंगी, दो तीन जो है कि यहाँ पे, तो ये दो तीन पॉइंट्स आप देखेंगे यहाँ पे कि मैंने इंट्रोडक्शन में लिखा है। अब आप कॉल पापर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, मैक्सी से भी स्टार्ट कर सकते हैं, या खुद हिटलर और मुसोलिनी के प्रेरणा स्रोत के रूप में, विचारधारा के अग्रदूत के रूप में भी आप इंट्रोडक्शन को शुरू कर सकते हैं। तो तीन चार पॉइंट आपके पास हमेशा होने चाहिए कि प्रश्न के अकॉर्डिंग, प्रश्न की डिमांड के अकॉर्डिंग हम तुरंत ऑन द स्पॉट इस चीज़ को रेस्पॉन्स कर सकें। तो इसलिए इंट्रोडक्शन मैंने लिखा है यहाँ पे। अब बात आती है यहाँ पर कि जो प्लेटो का फांसीवाद था और जो वर्तमान फांसीवाद है, इसमें समानताएं क्या हैं, हम इसमें बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम इस पर बात करेंगे। तो पहले हम समानता देखते हैं कि वर्तमान फांसीवादी जो विचार थे हिटलर के, मुसोलिनी के, या और भी जो समाजों में देखने को मिलते हैं, साथ ही साथ प्लेटो के, तो देखिए दोनों ने ही राज्य को सर्वशक्तिमान बनाने का प्रयास किया, कहा कि राज्य ही सबसे शक्तिशाली है, और साथ ही साथ एक नैतिक संस्था बताया जो समाज का, जनता का, व्यक्ति का कल्याण करेगा। और व्यक्ति से हमेशा कहा कि आपको कर्तव्य पालन करते रहना चाहिए, आज्ञा का पालन करते रहना चाहिए, अनुशासन की अपेक्षा की गई। मतलब व्यक्तियों में अनुशासन का विकास होना चाहिए, व्यक्तियों से कर्तव्य की अपेक्षा की जाती है, आज्ञा पालन करें। किसकी आज्ञा पालन? एक सर्वशक्तिमान राज्य की आज्ञा का पालन करना चाहिए, उसके खिलाफ आपको कभी नहीं जाना चाहिए, चाहे वो आपकी स्वतंत्रता, समानता का हनन ही क्यों ना कर दे, आपको अधिकार भी ना दे, लेकिन आप उसके खिलाफ नहीं जा सकते हैं। तो ये समानताएं देखने को मिलती हैं जो प्लेटो के फांसीवाद में भी है और आधुनिक फांसीवाद में भी। वही राज्य के बाहर अच्छे जीवन की कल्पना ही असंभव है। मुसोलिनी और हिटलर ने तो यहाँ तक कह दिया कि राज्य ही सर्वोच्च है, राज्य के बाहर कोई जीवन नहीं है। प्लेटो ने भी ऐसा कहा कि अच्छे जीवन की अगर आप कल्पना ढूंढ रहे हो तो राज्य के अंदर ही होगी, राज्य के बाहर नहीं होगी। और जिस व्यक्ति को अधिकार और स्वतंत्रता न दो आप, तो उसका क्या अच्छा जीवन होगा और क्या जो है कि खराब जीवन होगा। आप खुद समझ सकते हैं, जिस व्यक्ति को आप स्वतंत्रता, अधिकार, ये सारी चीज़ नहीं देंगे तो कैसे जीवित रहेगा। दूसरा, राज्य सर्वोच्च संस्था और निरंकुश सत्ता है जिस पर किसी विधि या संविधान का प्रतिबंध नहीं है, यानी कि इनके ऊपर कोई कानून नहीं चलेगा, ये खुद ही अपने आप में कानून है। जैसे फ्रांस के शासक लुई 14वें ने भी ये कहा था, आई एम द स्टेट, यानी मैं ही राज्य हूँ, मेरे जो नियम होंगे वही जो है कि शासन सत्ता पे चलेंगे, समाज पर चलेंगे, मुझे किसी संविधान और विधि की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे राज्य जो निरंकुश हो जाते हैं, वहाँ की जनता सामान्यतः प्रताड़ित होती है। सीधा एग्जाम्पल आप उत्तर कोरिया को देख सकते हैं कि उत्तर कोरिया के जो शासक है किम जोंग, उनकी तरह ना आप बाल रख सकते, ना उनकी तरह पहनावे पहन सकते हो, ना उनकी तरह हंस सकते हो, बहुत सारे प्रतिबंध हैं, और ऐसी स्थिति में व्यक्ति का कोई विकास नहीं हो सकता। वहीं देखते हैं स्वतंत्रता, अधिकार, समानता, ये सारे ही विचार अनुपस्थित होते हैं और व्यक्ति के समूचे जीवन पर राज्य का नियंत्रण होता है। अब आपके हर काम में अगर राज्य दखल देने लगे तो आपको खुद बहुत मतलब एक तरीके से प्रॉब्लम फेस होगा कि यार राज्य हमारे हर काम में इंटरफेयर कर रहा है, ये हमें ज़रूरत नहीं है। बस उतने ही काम में इंटरफेयर करे जहाँ तक समाज में हिंसा ना बने, समाज में सामंजस्य बना रहे, लेकिन हमारी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। लेकिन यहाँ तो देखिए हर तरीके से इंटरफेयर हो रहा है। वहीं एक और समानता देखने को मिलती है कि प्रजातंत्र और लोकतंत्र दोनों के ही घोर विरोधी होते हैं ये लोग, और राज्य द्वारा शिक्षा और साहित्य आदि पर नियंत्रण रखा जाता है कि राज्य बताएगा कि समाज में किस प्रकार की शिक्षा दी जाए, किस प्रकार का साहित्य पढ़ाया जाएगा, किस प्रकार के विश्वविद्यालयों का मैनेजमेंट होगा, ताकि जनता में कर्तव्य पालन की अपेक्षा ज़्यादा होनी चाहिए, अनुशासन में रहने की अपेक्षा ज़्यादा होती है, न कि अधिकार और स्वतंत्रता के बारे में बात करें। तो ये तो था आपका प्लेटो और आधुनिक फांसीवाद में जो है कि समानताएं, लेकिन यहाँ पर कुछ असमानताएं भी हैं। अब दोस्तों देखिए, बहुत सारे आप एग्ज़ाम में देखोगे, आप पीसीएस के एग्ज़ाम्स के पुराने प्रश्न उठाएंगे, आप देखेंगे यूपीएससी का भी, तो वहाँ कई बार पूछा गया कि आधुनिक फांसीवाद और प्लेटो के फांसीवाद में समानताएं और असमानताओं पर आलोचनात्मक टिप्पणी कीजिए। तो इसीलिए यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, पॉइंट टू पॉइंट आपको फिंगर पे काउंट होनी चाहिए, उंगली पर, कि आपको 8 से 10 पॉइंट, 7-8 पॉइंट तो आने चाहिए, तभी तो आप आंसर राइटिंग कर पाओगे ना, अच्छे से उसमें लिख पाओगे। पीसीएस में तो सीधा पूछ देता है कि भाई प्लेटो के और आधुनिक फांसीवाद में असमानताएं बताइए।
अब आपको जब पता नहीं होगी पॉइंट वाइज, तो आप कितनी भी कहानी पढ़ लो, कितनी भी किताबें पढ़ लो, लेकिन आप मेंस में आंसर राइटिंग बहुत अच्छी से नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमारे चैनल के माध्यम से आपको इस तरीके के प्रोवाइड्स कराए जा रहे हैं पॉइंट्स, जो आपके लिए एक अच्छे स्कोर प्रोवाइड कराएंगे। देखते हैं असमानता की बात करेंगे तो पहले प्लेटो के फांसीवाद को देखें कि विवेक व्यक्ति का महत्वपूर्ण गुण होता है और सर्वाधिक विवेकशील व्यक्ति ही दार्शनिक राजा बनेगा, ऐसा इन्होंने कहा है। लेकिन आधुनिक फांसीवादी क्या कहते हैं कि यार व्यक्ति मूलतः भावुक प्राणी है, साहस और युद्ध इसकी मूल विशेषताएं हैं। यानी भावुक प्राणी है तो साहस होना चाहिए, युद्ध होना चाहिए, ये उसकी मूल विशेषता है। जबकि प्लेटो के फांसीवाद में कहा गया कि शासन जो का सत्य और न्याय पर आधारित होगा, यानी नैतिक विचारों पर आधारित होगा। हमारा दार्शनिक राजा जो है कि वो सत्य का पालन करेगा। लेकिन ये कहते हैं कि किसी भी तरीके से सत्ता चाहिए, वो चाहे धूर्तता का प्रयोग हो, फरेब का प्रयोग हो, चालाकी पर आधारित शासन होता है। यानी यहाँ पर किसी भी तरीके से सत्ता को न छोड़ने का विचार होता है कि सत्ता नहीं छूटनी चाहिए, चाहे जो भी हो जाए। अगला देखते हैं, स्वतंत्रता और समानता की संकल्पना विचारों में अंतर्निहित है। अब जैसे आप कहेंगे कि प्लेटो के विचार में अभी हमने समानता के रूप में देखा कि न वहाँ स्वतंत्रता, न अधिकार, न समानता के विचार, न न्याय के। फिर यहाँ पे क्यों लिखा जा रहा है? क्योंकि अगर आप देखेंगे शिक्षा का अधिकार महिला और पुरुष दोनों को है। दार्शनिक, राजा, सैनिक, उत्पादक, इन तीनों ही वर्ग में जो है कि शिक्षा के चरण को पास करने के बाद कोई भी पुरुष या महिला जो है कि राजा बन सकता है या सैनिक बन सकता है। तो कहीं ना कहीं समानता तो दिख रही है ना। और दूसरी, जो परिवार का जो साम्यवाद किया गया, उससे कहीं ना कहीं महिलाओं को परिवार जैसी संस्था से और उनके स्वतंत्र अस्तित्व का विकास किया गया कि अगर उनकी इच्छा है तो विवाह करें, बच्चे पैदा करें, अदरवाइज वो दूर रहें। तो कहीं ना कहीं उनके विचारों में दिखता है। लेकिन आधुनिक फांसीवाद में पूरी तरीके से अनुपस्थित होता है समानता, स्वतंत्रता, लोकतंत्र, समाजवाद, मानववादी विचारधारा का विरोध किया जाता है। इसमें केवल कहा जाता है कि राज्य ही सर्वोच्च संस्था और उसके विकास के लिए प्रत्येक व्यक्ति को अपना जीवन बलिदान कर देना चाहिए, न्यौछावर कर देना चाहिए। साथ ही साथ देखिए, महिलाएं भी संरक्षक वर्ग में शामिल हो सकती हैं। महिलाओं की मुक्ति और स्वतंत्रता पर बल दिया है इसने साम्यवाद के माध्यम से। लेकिन आधुनिक फांसीवादी कहते हैं कि महिलाएं केवल और केवल बच्चा पैदा करने की मशीन है। सोचिए कितनी विचित्र बात यहाँ पे कही कि केवल बच्चा पैदा करने की मशीन है, बाकी महिलाओं का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। वहीं प्लेटो का जो फांसीवाद है, राज्य में एकता के निर्माण और शांति पर बल दिया है और आदर्शवादी के साथ साथ धुर यथार्थवादी हैं। प्लेटो कैसे हैं? धुर यथार्थवादी विचारक हैं। लेकिन अगर हम बात करें, किसकी बात करें? अगर हम बात करते हैं आधुनिक फांसीवादियों की, तो अंध राष्ट्रवादी, उग्र राष्ट्रवादी और साम्राज्यवादी विचार पर आधारित हैं। और इन्होंने कहा कि शांति तो कायरों का सपना है। जो शांति की बात करते हैं, समाज में हमेशा शांतिपूर्ण माहौल, सामंजस्य की बात करते हैं, वो लोग कायर होते हैं। ये तो कहते हैं आधुनिक फांसीवादी, तो कहते हैं स्पष्ट रूप से कि संघर्ष करना ही व्यक्ति का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। संघर्ष, हिंसा करना ही व्यक्ति का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। और क्या कहते हैं ये कि अगर व्यक्ति को जीवित रहना है तो हमेशा इसको तैयार रहना चाहिए युद्ध के लिए। तो सोचिए, आधुनिक फांसीवाद और प्लेटो के फांसीवाद में जो एक बेसिक अंतर है कि प्लेटो का जो फांसीवाद है वो कहीं ना कहीं नैतिक विचारों पर आधारित है, राज्य में शांति बनाए रखने के लिए है, साथ ही साथ न्यायपूर्ण समाज और न्यायपूर्ण राज्य की स्थापना करने के लिए है। जबकि आधुनिक जो है आपका फांसीवाद, वो अधिकारों का हनन करता है, स्वतंत्रता का हनन करता है, महिलाओं की स्वतंत्रता का दमन करता है, प्लस कहीं ना कहीं व्यक्ति को पूरी तरीके से राज्य के हित में बलिदान कर देता है। तो ये था आपके लिए एक आंसर फॉर्मेटिंग, जिसमें आपसे पूछा जाए कि प्लेटो के फांसीवाद और आधुनिक फांसीवाद में अंतर या समानताएं, तो आप बहुत अच्छे से पॉइंट वाइज 3-4 पॉइंट उंगलियों पे याद करके आप लिख सकते हो। और कंक्लूजन आपको जो है कि हमेशा भविष्य के आधार पर देना चाहिए, यानी कि एक तरीके से सकारात्मक बिंदुओं के साथ रखना चाहिए, उसमें कोई भी निगेटिविटी नहीं होनी चाहिए। वो डिपेंड करेगा कि प्रश्न की डिमांड क्या है। अगर मान लीजिए प्रश्न की डिमांड के साथ आपसे पूछा जाए कि प्लेटो के और आधुनिक फांसीवाद में अंतर बताइए, तो आप कंक्लूजन में लिख सकते हो कि जिस तरह आधुनिक फांसीवाद में जो है कि विचारों का दमन किया जा रहा है, व्यक्ति के हितों का दमन किया जा रहा है, वहीं प्लेटो के फांसीवाद में कहीं ना कहीं व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास किया जा रहा है, स्वतंत्रता का विकास किया जा रहा है, महिलाओं को मुक्ति दी जा रही है, सशक्त किया जा रहा है, शासक वर्ग में शामिल किया जा रहा है। तो ये सब सकारात्मक बिंदुओं को रख के आप कंक्लूजन को लिख सकते हो। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। तब तक के लिए जिन दोस्तों ने अगर वीडियो नहीं देखी है तो सारी वीडियो जो है कि चेकआउट करें। और प्लेटो पे आप एक आंसर राइटिंग या आंसर फॉर्मेटिंग करके भी आप कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं, ताकि हम चेक करें कि क्या आप लिख रहे हैं और कैसा। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।